आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ हिस्ट्री का इतिहास चैप्टर 1 ईंट मनके तथा अस्तित्व हड़प्पा सभ्यता विभिन्न लघु उत्तरीय और दीर्घ क्वेश्चन करने वाले हैं जो मिशन 2026 नहीं 27 से शुरू कर रहे हैं। 27 का क्लास है चैप्टर 1। चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट सवाल, फर्स्ट प्रश्न। अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख किसे कहते हैं? आपका आंसर है अभिलेख पत्थर तथा धातु आदि की सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पठान सामग्री को कहते हैं। इसका प्रयोग प्राचीन काल में ही हो रहा है एवं मुख्य रूप से शासकों का राजोपदेश होता है था। सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के प्रस्तर अभिलेख हैं। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा आदि पर लिखित अभिलेख पाए गए हैं। अभिलेख किसी भी कालखंड के जानकारी प्राप्त करने का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। आपका सवाल नंबर अब 2 पर चलते हैं। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? पुरातत्व ऐतिहासिक स्रोत होता है। उत्खनन से प्राप्त सभी सामग्रियों को पुरातत्व कहा जाता है। इसमें मूर्तियों, शिलालेख, अस्थि अवशेष, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पाषाण उपकरण आदि आते हैं। यह सभी चीजें जिस कालखंड की होती है उस कालखंड की प्राथमिक ऐतिहासिक स्रोत मानी जाती है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 पर है। कार्बन 14 विधि के बारे में आप क्या जानते हैं? कार्बन 14 विधि के बारे में आप क्या जानते हैं? आंसर तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधियों को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रासायनिक शास्त्री B.F. लीबी द्वारा सन 1946 ईस्वी में की गई थी। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तुओं में कार्बन 12 मृत्यु एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है अथवा विनाश की अवस्था में C12 तो स्थित रहता है मगर C14 का निरंतर क्षय होने लगता है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। मतलब बहुत उत्तम माना जाता है। आपका सवाल नंबर 4। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचन करें। यह 2009 में क्वेश्चन पूछा था। हड़प्पा सभ्यता का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम भाग में हुआ था। रंगनाथ राम महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 1600 किमी एवं उत्तर से दक्षिण तक 1100 किमी है। आपका सवाल नंबर किमी है। यह सभ्यता उत्तर से कश्मीर के मांडा जिले में लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक और पश्चिम बलूचिस्तान के मकराना तट से उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैली हुई है। इसका क्षेत्रफल त्रिभुजाकार और लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला है जो निश्चय ही पाकिस्तान अथवा प्राचीन मिस्र या मेसोपोटामिया से बड़ा है। अब तक इस सभ्यता में लगभग 1000 स्थलों का पता चला है जिनमें नगरों की संख्या केवल 6 है। इनमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे महत्वपूर्ण नगर थे। अन्य नगरों में चनहुडो, लोथल, कालीबांगा, बनावली। इस सभ्यता के अवशेष गुजरात राज्य में रंगपुर तथा रोजदी में भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की क्या विशेषताएं थी? हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली काफ़ी विकसित थी। नगरों में नियोजित जल निकासी प्रणाली आधुनिक नगर योजना के समान थी।
यहाँ के नगरों में घरों, नालियों एवं सड़कों का एक साथ नियोजित रूप से निर्माण कराया गया था। सड़कों की तरह नालियाँ भी एक दूसरे की समकोण पर काटती थी। घरों से पानी गली के नाली में तथा वहाँ से शहर के मुख्य नाली में जाती थी। नालियों में जगह जगह पर बच्चे बने होते थे, जिसमें कूड़ा कचरा मुख्य नाले में ही नहीं जाता था। नाले में मतलब नहीं जाता था, जगह जगह पर रखा हुआ था कुछ कचरा रखने के लिए। हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवहृत सिंचाई के साधन का उल्लेख करें। आज सिंधु प्रदेश, सिंधु घाटी में सिंधु प्रदेश इतना उपजाऊ नहीं है, किंतु प्राचीन समय में यह एक उपजाऊ प्रदेश था। मतलब प्रदेश, सिंधु प्रदेश इतना उपजाऊ नहीं है, किंतु प्राचीन समय में यह एक उपजाऊ प्रदेश था। आजकल यहाँ केवल 15 सेमी वर्ष होती हैं, परंतु सिकंदर महान के समय एक इतिहासकार का कहना था कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिंधु देश एक उपजाऊ प्रदेश था और प्राचीन काल में सिंधु प्रदेश में वनस्पति प्रचुर मात्रा में थी, जो वर्षों को आकर्षित करती थी। यहाँ भवन निर्माण तथा ईंट पकाने के लिए काफ़ी लकड़ी उपलब्ध होती थी, परंतु लगातार में कृषि विस्तार, बड़े पैमाने पर चराई तथा ईंधन की प्राप्ति के कारण प्राकृतिक वनस्पति नष्ट हो गई। उन दिनों सिंधु में प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी, जो अपने साथ इतनी अधिक जलोढ़ मिट्टी लाती थी जितनी कि मिस्र में नील नदी भी नहीं लाती थी। जिस प्रकार नील नदी मिस्र का वरदान समझ जाता था, उसी प्रकार उन दिनों सिंधु नदी को सिंध प्रदेश का वरदान समझा जाता था। लोग बाढ़ के मैदानों में गेहूं तथा जौ बो देते थे। अगले वर्ष की बाढ़ से पहले अप्रैल माह में उसे काट लेते थे। उस समय नहरें नहीं थी, किंतु बलूचिस्तान था। अफगानिस्तान से नालों के अवशेष मिले हैं। संभवतः नदी का पानी नालों के माध्यम से खेतों में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था। कुल मिलाकर हड़प्पा वासी सिंचाई के लिए पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर थे। हड़प्पा कालीन व्यापार की समीक्षा कीजिए। हड़प्पा के अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पा के लोग अरब प्रायद्वीप में ओमान से तांबा आयात करते थे। ओमान में एक जगह पर हड़प्पा में बना हुआ बर्तन मिला है। ऐसा लगता है कि हड़प्पा के लोगों ने इन बर्तनों के बदले ओमान से तांबा लाते थे। खुदाइयों में से मिलने वाली चीज़ें जैसे कि मोहरे, तौल के बाट, पासे और मकानों से भी सिद्ध होता है कि हड़प्पा के लोगों के संबंध दूरे के देशों से था। हड़प्पा और ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया के साथ समुद्री रास्ते द्वारा संबंध थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग अतिरिक्त व्यापार भी करते थे। चनहुडो तथा लोथल में बने हुए मनके मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे नगरों को भेजे जाते थे। आपका सवाल नंबर 8, क्वेश्चन 8, पूर्व हड़प्पा संस्कृति से आप क्या समझते हैं? 1920 ईस्वी के 1950 ईस्वी के पश्चात कुछ स्थानों पर हुए उत्खनन से ज्ञात हुआ है कि हड़प्पा संस्कृति से पहले भी एक संस्कृति अस्तित्व में रह चुकी थी। विद्वानों द्वारा इन नवीन सभ्यता को पूर्व हड़प्पा संस्कृति के नाम दिया गया है। इस नवीन खोज के बाद सिंधु सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति को परिष्कृत हड़प्पा संस्कृति की संज्ञा दी गई है। इन नवीन पूर्व हड़प्पा संस्कृति की खोज से यह प्रमाणित हुआ है कि सिंधु सभ्यता का विकास अचानक या पृथक रूप से नहीं हुआ था, बल्कि यह उस संस्कृति का संभवतः विकसित रूप से है जिसे पूर्व हड़प्पा संस्कृति कहा गया है।
मोहनजोदड़ो के अनागार के विषय में लिखे। मोहनजोदड़ो में विशाल अनागार के भी साक्ष्य मिले हैं। अनागार 6 कमरे के 2 कतारों में मिले हैं। इन अनागार के बाहर चबूतरे भी मिले हैं जहां अनाजों को सुखाया जाता था। इन अनागारों में किसानों से कर के रूप में जिसके रूप में अनाज प्राप्त कर उसे रखा जाता था। फसलें की बर्बादी या उत्पादन कम होने पर नगर के लोगों में यहाँ अनाज वितरण किया जाता होगा। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर ही सन 1922 ईस्वी को राखलदास बनर्जी ने उत्खनन करवाया था। हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु नदी के किनारे बसा इसलिए है कि इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से जानते थे और जानता हुआ था। सिंधु सभ्यता की कला का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की पक्की मिट्टी की बनी हुई अनेकों मुहर समुदाय प्राप्त हुए हैं जिनसे इनकी कलात्मक स्वरूप के विषय में जाना जा सकता है। इसके साथ ही मिट्टी और धातु को अनेक लघु मूर्तियाँ भी प्राप्त हुए जिनसे तत्कालीन कला पर यथोचित प्रकाश पड़ता है। मोहरे हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन स्थल से पकी हुई मिट्टी की अनेकों मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इन पर विभिन्न पशुओं, वृक्ष और मानव आकृतियों का अंकन किया गया है। भवन निर्माण कला इस कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए हैं। इनकी वास्तुकला उच्च कोटि की थी। मूर्तिकला मोहरों पर मूर्तियों की कला अत्यंत उच्च कोटि की है। कुबट वाले बैल का चित्रण अत्यंत यथार्थ है, प्रभावशाली है। मानव मूर्तियों के निर्माण में हड़प्पा संस्कृति के लोग के दक्षता प्राप्त कर लिए थे। नर्तकी की कांसे की मूर्ति की भाव भूमिका अत्यंत ही आकर्षक है। उसे नृत्य मुद्रा में बनाया गया है। सिंधु सभ्यता के सामाजिक संगठन पर प्रकाश डालिए। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक अवस्था का अनुमान उत्खनन में प्राप्त सामग्री के आधार पर किया जा सकता है। उत्खनन में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की मूर्तियाँ अधिक पाई गई हैं। इस आधार पर हड़प्पा-कालीन समाज के मातृ प्रधान समाज कहा जाता है। भवन निर्माण योजना से ज्ञात होता है कि परिवार पृथक निवास करते थे। हड़प्पा के लोग शांति प्रिय थे। समाज 4 वर्गों में शिक्षित वर्ग, व्यवसायी वर्ग, श्रमिक एवं कृषक में विभाजित था। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना का वर्णन करें। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी क्योंकि यहाँ से एक नियोजित शहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन विश्व में कहीं नहीं थी। पूरा हड़प्पा नगर स्थल 2 भागों में ऊपरी और निचली नगर क्षेत्र में बांटा हुआ था। ऊपरी अथवा गढ़ी के क्षेत्र में प्रकाशीय भवन के अवशेष मिले और निचला नगर क्षेत्र में आवासीय भवन के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा नगर स्थल पर मिले सड़कों, गलियों, आवासीय भवन, नालियों, स्नानघर, अनागार आदि के अवशेष ने एक आधुनिक नगर की ओर इशारा करती हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण बताएं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण निम्नलिखित हैं। एक में बाढ़ के कारण। हड़प्पा सभ्यता के सभी बड़े नगर नदियों के किनारे अवस्थित थे। बाढ़ के कारण इनका पतन हुआ होगा। बाहरी आक्रमण हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था आर्यों का आक्रमण। आर्यों लोहा और घोड़ा के बल पर हड़प्पा सभ्यता के नगरों को ध्वस्त कर नाश कर दिया।
भारत के प्राचीन इतिहास को जानने के लिए सिक्कों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। अभिलेखों की भौतिक मुद्राएं भी इतिहास के विश्वसनीय और निर्णायक स्रोत हैं। भारत के विभिन्न भागों में सहस्त्रों मुद्राएं प्राप्त हुए हैं। यह मुद्राएं विभिन्न धातुओं की बनाई जाती थी जैसे में सोना, चांदी, तांबा तथा मिश्रित धातु। अभिलेखों के सामने मुद्राएं भी अस्थायी, अपरिवर्तनशील और प्रमाणिक स्रोत हैं। उनसे तिथि निर्धारण में सहायता मिलती है। अनेक शासकों एवं राजवंशों के विषय में केवल मुद्राएं से ही सूचना मिलती है कि प्राचीन भारत के गणराज्य जैसे मालो, योद्धा आदि के इतिहास पर मुद्राओं द्वारा प्रचुर प्रकाश पड़ता है। सिक्कों की प्राप्ति से राज्यों का क्षेत्र तथा सीमा संबंधी जानकारी होती है। अनेक राज्यों का अस्तित्व केवल मुद्राओं से ही प्रमाणित होता है। अतः प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए मुद्राओं का अध्ययन अति आवश्यक है। इतिहास लेखन में साहित्यिक स्रोत को क्या महत्व है? इतिहास लेखन में साहित्य स्रोत का महत्व स्थान का। हमारा साहित्य दो प्रकार का है, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण तथा ब्रह्मोत्तर ग्रंथों में की चर्चा की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं, जबकि ब्रह्मोत्तर ग्रंथों में बौद्ध तथा जैन साहित्य से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। मौर्यकालीन भारत की राजनीतिक व प्रशासनिक अवस्था की जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्री मेगास्थनीज की इंडिका से ही हो पाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सही इतिहास लेखन तभी संभव है जब हम पुरातात्विक स्रोत के साथ ही साहित्यिक स्रोतों का भी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। भारतीय आर्य इतिहास जानने का प्रमुख साधन क्या है? आर्य इतिहास को जानने के प्रमुख साधन भौतिक अवशेष हैं जो बड़ी संख्याओं में भारत में उपलब्ध हैं। दक्षिण भारत तथा पूर्व भारत में मंदिरों तथा मुहरों के अवशेष प्राप्त हुए। भारत के विभिन्न भागों में अनेक टीले पाए गए हैं जिनके नीचे प्राचीन बस्तियों के अवशेष पाए जाते हैं। इन टीलों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, सांस्कृतिक टीले, मुख्य सांस्कृतिक टीले और बहुसांस्कृतिक टीले। हम लोग 17 क्वेश्चन इस क्लास चैप्टर 1 में था और चैप्टर 1 में 17 क्वेश्चन आंसर था जो सब्जेक्टिव है। हम लोग यहाँ पर समाप्त कर लिया। क्लास को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के पास। चलिए हम लोग यहीं पर क्लास को द एंड करते हैं।